आज रंजीत सिंह वाली बुक से हम लोग जो पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देख चुके थे, उसके मल्टी चॉइस क्वेश्चन देख चुके थे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स तीसरा टॉपिक देख चुके हैं। पोट्री एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स देख चुके हैं पूरा। इंग्लिश ड्रामा एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स पूरा देख चुके हैं। इंग्लिश नॉवेल और इट्स फॉर्म देख चुके हैं। मीटर और स्टेंजा देख चुके हैं। जो आज आठवां टॉपिक है मल्टी चॉइस लिटरेरी टर्म, उस पर चर्चा करेंगे। तो पेज नंबर 98 से शुरू करते हैं। आठवां जो चैप्टर है क्यूज लिटरेरी टर्म्स के। तो उसका पहला क्वेश्चन है, जहां तक हो पाए, पहला क्वेश्चन है कि द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। नायक के भाग्य के उलट फेर को क्या कहा जाता है? द रिवर्सल, REVERSAL, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। तो उसको कहा जाता है पेटिया, PERIPETEIA। उसको क्या कहा जाता है? तो पेटिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन इसमें बी सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु क्वाइटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजिडी। किसने ये लाइन ट्रेजिडी की कही है? कौन सी लाइन है? द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजिडी एंड कैरेक्टर होल्ड्स द सेकेंड प्लेस। किसने ये कहा है कि कथानक त्रासदी का पहला सिद्धांत और आत्मा है? कथानक त्रासदी का पहला सिद्धांत और आत्मा है, और चरित्र दूसरे स्थान पर है। मतलब कथानक जो है पहला स्थान है त्रासदी का, यानी ट्रेजिडी का, और ट्रेजिडी की आत्मा और कैरेक्टर, आत्मा कह लो या पहला स्थान कह लो, मतलब कथानक जो है त्रासदी का पहला सिद्धांत और आत्मा है, प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजिडी, जबकि कैरेक्टर जो है दूसरा स्थान पर है। तो ये लाइन कहने वाले हैं अरस्तु। कौन कहने वाला है? अरस्तु। द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड द सोल ऑफ ट्रेजिडी एंड कैरेक्टर होल्ड्स द सेकेंड प्लेस। कथानक ट्रेजिडी का प्रथम सिद्धांत और आत्मा भी है, और जबकि चरित्र जो है दूसरे स्थान पर है। तीसरा है, किसने ये ट्रेजिडी की परिभाषा दी है? ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड है। किसने ये परिभाषा दी है कि त्रासदी एक कार्रवाई की नकल है जो गंभीर, पूर्ण और एक निश्चित परिमाण है। ट्रेजिडी is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude। certain magnitude मतलब निश्चित परिमाण है, MAGNITUDD परिमाण है, गंभीर है, सीरियस है, कंप्लीट पूर्ण भी है, एक निश्चित परिणाम की है, नकल है। तो त्रासदी एक कार्रवाई की नकल है। ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, जो गंभीर है, कंप्लीट है, और किसका? सीरियस मैग्नीट्यूड को, मतलब निश्चित परिणाम की। तो ये कथन देने वाले भी अरस्तु ही है। चौथा क्वेश्चन आ रहा है, मोरलिटी प्लेज वर रिटन। नैतिकता के जो नाटक हैं वो लिखे गए 15वीं और 16वीं शताब्दी में। कब लिखे गए? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। पांचवा क्वेश्चन है, द ऑरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डीकॉन्स्ट्रक्शन, DECONSTRUCTION। तो कह रहा है डीकॉन्स्ट्रक्शन का जनक और नामकरणकर्ता कौन है? द ऑरिजिनेटर एंड नेमर, नामकरणकर्ता कौन है? तो जैक्स डेरिडा साहब जो है, जैक्स JACQUES, जैक्स डेरिडा साहब जो है, ये डीकॉन्स्ट्रक्शन का जनक और नामकरणकर्ता है। छठवां क्वेश्चन है, द लिटरेरी आर्ट ऑफ
diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitude of amusement and scorn is called। कह रहा है किसी विषय को हास्यास्पद बनाकर उसे कमतर आंकने तथा उसके प्रति मनोरंजन और तिरस्कार की भावना उत्पन्न करने की साहित्यिक कला को क्या कहते हैं। किसी विषय को हास्यास्पद बनाकर उसे कमतर आंकने तथा उसके प्रति मनोरंजन और तिरस्कार की भावना उत्पन्न करने की साहित्यिक कला को क्या कहते हैं। द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमाइनेसिंग, किसी विषय को हास्यास्पद बनाओ, ए सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिक्यूलस, हास्यास्पद बनाकर उसे कमतर आंकने, मतलब डिमाइनेसिंग माने कमतर आंकने को, कैसे, मेकिंग इट रिडिक्यूलस एंड इवोकिंग टूवर्ड्स, और तिरस्कार की भावना उत्पन्न करने की साहित्यिक कला, इवोकिंग टूवर्ड्स इट द एटीट्यूड्स ऑफ एम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न, तिरस्कार और मनोरंजन और तिरस्कार की भावना, एम्यूजमेंट माने मनोरंजन और स्कॉर्न माने तिरस्कार की भावना। तो किसी विषय को हास्यास्पद बनाकर उसे कमतर आंकने तथा उसके प्रति मनोरंजन और तिरस्कार की भावना उत्पन्न करने की साहित्यिक कला को कहते हैं पैरोडी। क्या कहते हैं? पैरोडी। ना एलिगोरी कहते हैं, ना मेलोड्रामा, ना सैटायर, पैरोडी। जब किसी विषय को हास्यास्पद बनाओ फिर उसको कम आंको, मनोरंजन तिरस्कार करो। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म सर्टेन रेजर इंडिकेट इन ड्रामा। पर्दा उठाने वाला कर्टेन रेजर जो है ड्रामा में क्या अंकन करता है। तो कर्टेन रेजर जो है, कर्टेन जो रेजर है, कहने का मतलब जो है नाटक में कर्टेन रेजर शब्द क्या दर्शाता है। तो ये कर्टेन रेजर शब्द जो है दर्शाता है मुख्य नाटक से पहले एक लघु नाटक, ए शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले, इसको कर्टेन रेजर कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन अवंट गार्डे। अवंत गार्डे अव्यक्ति का क्या अर्थ है। AVANT अवंट गार्डे, GARD, अवंट गार्डे का क्या अर्थ है। तो अवंट गार्डे का अर्थ है, आप सभी जानते हो, अवंट गार्डे का जो अर्थ है न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, नया लेख जो इनोवेटिव हो, बिल्कुल नया हो, नया विश्लेषण करे। तो ये अवंट गार्डे का अर्थ है, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, INNOVATIV, इनोवेटिव। नवा कह रहा है व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिनियस टेक्निक। कह रहा है कि चेतना की धारा तकनीक क्या है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिनियसनेस, कॉन्सिनेस, CONSCIOUSNESS, कॉन्सिनेस, चेतना की धारा तकनीक क्या है। चेतना की धारा तकनीक क्या है। व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियस टेक्निक। तो चेतना की धारा तकनीक क्या है। तो सही ऑप्शन इसका होगा आंतरिक विचारों और भावनाओं को दर्शाने वाली, टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, टीचिंग्स, टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियस टेक्निक की धारा है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियस टेक्निक क्या है। तो वो आंतरिक विचारों और भावनाओं को दर्शाने वाली तकनीक। 10वां क्वेश्चन है अनदर नेम फॉर वर्स लिबर। वर्से लिब्रे का दूसरा नाम क्या है। तो वर्से लिब्रे का दूसरा नाम है फ्री या ओपन वर्स, फ्री या ओपन वर्स। 11वां है ए कौशुरा इज ए ... इन ए लाइन, CAESURA, कौशुरा इज ए ... इन ए लाइन। तो इसमें जो है क्या होगा कौशुरा। तो इसमें एक पॉज होता है, एक रुकावट होती है, PAUSE, पॉज होता है। 12वां व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस। व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस। तो पोइटिक लाइसेंस का मतलब होता है काव्यात्मक स्वतंत्रता क्या है। पोइटिक लाइसेंस LICENSE। तो पोइटिक लाइसेंस क्या है। तो पोइटिक लाइसेंस जो है वो है लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोट्री, कविता में भाषा और तथ्यों के साथ स्वतंत्रता। रॉयल परमिशन नहीं होती है पोट्री लिखने की, और ना ही पोइटिक नॉर्म्स और पार्टिकुलर पीरियड होती है, बल्कि ये लिबर्टीज होती है, स्वतंत्रताएं होती हैं भाषा के साथ में और फैक्ट के साथ में।
मतलब कविता में भाषा और तथ्यों के साथ स्वतंत्रता, यही तो क्या होता है, पोएटिक लाइसेंस होता है। ऐसा नहीं, ये वाला कथन पहला वाला गलत है, छंद रचना से के स्थापित नियमों और विनियमों के अनुसार लिखी गई कविता, ऐसा नहीं। कविता में भाषा और तथ्यों के साथ स्वतंत्रता, यही पोएटिक लाइसेंस है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। कह रहा है जागृत मन में विचार और जागरूकता के अखंड प्रवाह को क्या कहते हैं? द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट, मतलब अखंड प्रवाह किसका? विचारों का। और अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता, किसमें? वेकिंग माइंड, जागृत मन में विचार और जागरूकता के अखंड प्रवाह को क्या कहते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। 14वां है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। कैथारसिस का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन्ड बाई कैथारसिस? CATHARSIS। कैथारसिस का क्या अर्थ है? तो कैथारसिस का अर्थ है दया और भय की भावनाओं का शुद्धिकरण। परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, PURGATION, परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। अगला है द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लॉयज। डिस्टोपिया शब्द क्या होता है? डिस्टोपिया का क्या अर्थ है? तो कैथारसिस का क्या अर्थ होता है? दया और भय की भावनाओं का शुद्धिकरण। परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, तो होती है कैथारसिस। डिस्टोपिया का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है आपका अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, अप्रिय काल्पनिक दुनिया। अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, अप्रिय काल्पनिक दुनिया। 16वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नोवेल। प्रोलेटेरियन नोवेल का मतलब क्या होता है? तो सर्वहारा उपन्यास का विषय क्या है? प्रोलेटेरियन, PROLETARIAN, प्रोलेटेरियन नोवेल का मतलब है, सर्वहारा उपन्यास का मतलब है वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास। 17वां है, ए कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। एक पात्र जो पूरी कहानी में लगभग अपरिवर्तित रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर। क्या कहते हैं? फ्लैट कैरेक्टर। तो सर्वहारा उपन्यास का विषय क्या है? तो वर्किंग क्लास है, ना तो मिडिल क्लास है, ना अरिस्टोक्रेटिक क्लास है, ना वॉरियर्स है। तो प्रोलेटेरियन नॉवेल का है वर्किंग क्लास। फ्लैट कैरेक्टर जो पूरे नाटक भर या पूरे कहानी में लगभग अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? तो क्लोजेट ड्रामा वो होता है ड्रामा टू बी रीड, जो सिर्फ पढ़ा जाए उसी को क्लोजेट ड्रामा कहते हैं। 19वां क्वेश्चन है, द करेक्ट टर्म ऑफ ए पर्सन ऑफ ए मटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर इज। भौतिक दृष्टिकोण वाला और संस्कृत के प्रति उदासीन व्यक्ति, भौतिक दृष्टिकोण वाला और संस्कृत के प्रति उदासीन व्यक्ति। ए पर्सन ऑफ ए मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर, और संस्कृति के प्रति उदासीन, इनडिफरेंट मतलब उदासीन संस्कृत के प्रति, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फिलिस्तीन, उसको बोलते हैं फिलिस्तीन। ए पर्सन ऑफ ए मटेरियल, ना तो उसको बारबेरियस बोलते हैं, ना नोमाड बोलते हैं, ना एनार्किस्ट बोलते हैं, अराजकतावादी भी नहीं बोलते हैं। बारबर्स, BARBAROUS, बारबर्स बर्बर, वो भी नहीं बोलते हैं। नोमाड, NOMAD, नोमैड मीन्स होता है खाना बदोश, ये भी नहीं बोलते हैं। पलिस्ती बोलते हैं, PHILISTINE, फिलिस्तीन। अगला ऑटोबायोग्राफी मीन्स, तो ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा का क्या अर्थ होता है? सभी जानते हो, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा गया जीवन इतिहास। 21वां क्वेश्चन है, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोज, MYTHOS, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोज। मिथ जो है माइथोज से आया है। ये सिग्निफाई क्या करता है? ग्रीक शब्द मिथोज से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है कहानी, कथानक, सत्य या काल्पनिक। इसका स्टोरी होता है,
प्लॉट कथानक होता है, ट्रू सत्य या इन्वेंटेड या काल्पनिक, इसका मिथोज का मतलब होता है ना। इमेजिनेशन कल्पना नहीं होता, चिल्ड्रेन स्टोरीज भी नहीं होता है, कैरेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट ये भी नहीं होता है, इसका मतलब होता है एक कहानी, प्लॉट, ट्रू या इन्वेंटेड ये होता है। अगला है डिनाउमेंट इज रिलेटेड टू, डिनाउमेंट, डिनाउमेंट माने होता है उपसंहार, DENOUEMENT, डिनाउमेंट होता है उपसंहार। उपसंहार किससे रिलेटेड है, तो उपसंहार रिलेटेड है ए प्ले, एक नाटक से। अगला है इन एक्लोग्यू, ECLOGUE, एक्लोग्यू किससे रिलेटेड है, तो एक्लोग्यू जो होता है एक पेस्टोरल होता है, क्या होता है, एक पेस्टोरल होता है। 24वां क्वेश्चन है ए सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एक्सल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डरली, स्पेशली व्हेन ए राइटर स्ट्राइविंग फॉर द नोबल और पैथेटिक अचीव्स द ल्यूडिक्रियस इज बेस्ट एक्सप्रेस बाय द टर्म। कह रहा है कि उच्च से सामान्य और साधारण की ओर एक अचानक और हास्यास्पद गिरावट, विशेष रूप से जब एक लेखक महान या दयनीय के लिए प्रयास करते हुए हास्यास्पद को प्राप्त करता है। ए सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट, एक सामान्य अचानक गिरावट आ जाए, डिसेंट फ्रॉम एक्जेलेक्टेड मतलब एक सामान्य और साधारण की ओर अचानक और हास्यास्पद गिरावट आ जाए, एक्जेल्टेड टू द कॉमन प्लेस है, विशेष रूप से जब एक लेखक महान एवं दयनीय के लिए प्रयास करते हुए, स्पेशली व्हेन ए राइटर स्ट्राइविंग फॉर द नोबल और पैथेटिक अचीव्स द ल्यूडिक्रस इज बेस्ट एक्सप्रेस बाय द टर्म, तो लिए प्रयास करते हुए हास्यास्पद को प्राप्त करता है, तो इसको बोलते हैं बैथोज, BATHOS, बैथोज बोलते हैं इसको। ए सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट, उच्च से सामान्य और साधारण की ओर एक अचानक और हास्यास्पद गिरावट, विशेष रूप से जब एक लेखक महान या दयनीय के लिए प्रयास करते हुए हास्यास्पद को प्राप्त करता है, तो बैथोज कहते हैं। अच्छा, कैथरसिस क्या होता है, 25वां क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं बैथोज। कैथरसिस क्या होता है, आप लोगों ने देखा है, कैथरसिस जो है ये इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी से रिलेटेड होता है। और कैथरसिस का अर्थ हमने बताया था अपने भावों को दया और भय की भावनाओं का शुद्धिकरण कहलाता है, और ट्रेजेडी से रिलेटेड होता है परगेशन ऑफ इमोशन एंड इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। 26वां क्वेश्चन है कोरस। कोरस क्या है, CHORUS। कोरस जो है नाटक में गायकों का एक समूह होता है, कोरस इज ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। 27वां क्वेश्चन है कॉमिक रिलीफ क्या होता है। कॉमिक रिलीफ जो है एक त्रासदी को बाधित करने वाला एक छोटा हास्य प्रकरण, ए शॉर्ट हुमरस एपिसोड, एक छोटा हास्य प्रकरण, इंटरप्टिंग ए ट्रेजेडी, जो त्रासदी को बाधित करता है या रोकता है ताकि थोड़ा लोग रिलैक्स हो लें। बीट राइटर क्या होता है। बीट राइटर्स का मतलब है 1950 के दशक में लिखा गया बीट, रोट इन दी 1950s, तो उसे बीट राइटर बोलते हैं, जो 1950 के दशक में लिखा गया। 29वां क्वेश्चन है सोलिलोक्वाई, सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू क्या है, तो सोलिलोक्यू आप सभी जानते हो, एक अभिनेता का गुप्त विचार जोर से बोलना, एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, जोर से बोलना, अटर्ड अलाउड। 30वां क्वेश्चन है व्यक्तित्व, स्वर और आवाज हाल की आलोचना में, परसोना यानी व्यक्तित्व, टोन यानी स्वर, एंड वॉइस रिफ्लेक्ट और आवाज इन रीसेंट क्रिटिसिज्म, हाल की आलोचना में, मतलब आवाज को रिसेंट हाल ही में उसकी आलोचना करना, तुरंत मतलब जल्दी ही, तो उसको बोलते हैं द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन, चरित्र चित्रण को उजागर करने की प्रवृत्ति, मतलब तेज से व्यक्तित्व को, और टोन, परसोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म, तुरंत उसका आलोचना कर देना, तो इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चरित्र चित्रण को उजागर करने की प्रवृत्ति। 31वां क्वेश्चन है वह उस जानवर जैसा दिखता है जो ऊंट कटारों पर भौंकता है,
He resembles the animals that browse on thistle. 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 He resembles the animals that browse on thistles. तो ये इसको बोलते हैं पेरीफ्रेजेज। इसको क्या बोलते हैं? पेरीफ्रेजेज। PERIPHRASES। पेरीफ्रेजेज। वह उस जानवर जैसा दिखता है जो ऊंट कटारों पर भौंकता है। द रिसेम्बल्स द एनिमल दैट ब्रोव्स ऑन थ्रिस्टल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेरीफ्रेजेज। तो इसको बोलते हैं पेरीफ्रेजेज। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश सम्राट द्वारा आधिकारिक रूप से नियुक्त प्रथम कवि पुरस्कार विजेता थे? हु एमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पोएट ल्यूरेट, कवि विजेता, ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सॉवरेन, SOVEREIGN। तो आधिकारिक रूप से ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त थे तो वो थे सी ड्राइडेन। कौन था? ड्राइडेन साहब थे का पोएट ल्यूरेट प्रथम। 33वां क्वेश्चन है, द फॉल ऑफ डॉट डॉट इन 1453, 1453 में पतन हुआ किसका? यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत का प्रतीक है। किसके पतन से मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिनेसा इन यूरोप? तो कॉन्स्टेंटिनोपल, CONSTANTINOPLE, कॉन्स्टेंटिनोपल, इसके पतन से रिनेसा की शुरुआत है यूरोप में। अगला है कवि का कवि, द पोएट्स पोएट के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट जाना जाता है। 35वां WH ऑर्डन किससे संबंधित है? WH ऑर्डन बिलोंग टू दी, तो 20वीं शताब्दी से संबंधित है, 20th सेंचुरी, WH ऑर्डन। 36वां है, द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन, ग्लोब थिएटर को जला दिया गया था तो 1613 में। कब जला दिया गया था? 1613 में। 37वां है, हु एमॉन्ग द फॉलोइंग राइटर्स हैज नॉट ओन द नोबेल प्राइज, इनमें से कौन लेखक हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? तो TS एलियट, इन्होंने जीता है। विलियम फाकनर, इन्होंने भी जीता है। अर्नेस्ट हेमिंगवे, इन्होंने भी जीता है। मुल्कराज आनंद ने जो है नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। TS एलियट, विलियम फाकनर और अर्नेस्ट हेमिंगवे, इन्होंने जीता है। क्रॉनिकल प्लेज वर पॉपुलर इन, जो क्रॉनिकल नाटक होते हैं वह कहाँ लोकप्रिय थे? वो 16वीं शताब्दी में थे, CHRONICLE, क्रॉनिकल प्लेज जो है पॉपुलर थे 16वीं शताब्दी। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर इज, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? वो ड्रामेटिक मोनोलॉग्यूज के लिए प्रसिद्ध हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग्यूज के लिए। 40वां है, इन हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेज दी साहित्य अकादमी अवार्ड्स आर गिवन, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं? तो वो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो है 22 भाषाओं में दिए जाते हैं। कितने? 22। 41वां, एलेक्जेंडर पोप सेड, एलेक्जेंडर पोप ने कहा है कि मानव जाति के सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रतिभाशाली और सबसे मतलबी किसके बारे में उन्होंने कहा है? द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, मतलब एलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि वो सबसे बुद्धिमान है, सबसे प्रतिभाशाली है और सबसे मतलबी है। मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, सबसे प्रतिभाशाली और सबसे मतलबी, मानव जाति के सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रतिभाशाली और सबसे मतलबी व्यक्ति के बारे। तो एलेक्जेंडर पोप ने फ्रांसिस बेकन के बारे में कहा है। फ्रांसिस बेकन जो अंग्रेजी के प्रथम निबंधकार थे, फ्रांसिस बेकन, उनके बारे में कहा है द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। 42वां है, ये कौन कहता है? क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज, क्लासिसिज्म स्वस्थ है और रोमांटिकिज्म जो है वो बीमारी है, रोमांटिसिज्म जो है वो बीमारी है। तो ये तो कहने वाले गोएथे साहब थे, GOETHE। 43वां है, प्रकृति की ओर लौटो, रिटर्न टू नेचर, तो प्रकृति की ओर लौटो आंदोलन का संबंध किससे है? तो रोमांटिक युग से है, दी रोमांटिक एज से। 44वां है, ये फ्रेज किसके लिए कहा जाता है? अविश्वास का स्वैच्छिक निलंबन, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ,
ये एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड विद था? ये कॉलरिज साहब, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, अविश्वास का स्वैच्छिक निलंबन, इसको कॉलरिज साहब से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? अविश्वास का स्वैच्छिक निलंबन किससे संबंधित है? तो कॉलरिज साहब से। 45वां क्वेश्चन है, कथा साहित्य का वह प्रकार जिसकी पृष्ठभूमि मध्यकालीन काल में होती है, जो प्रायः एक उदास महल में होती है, जो काल कोठरी भूमिगत मार्गों से भरा होता है तथा जिसमें भूत प्रेत एवं रहस्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कथा साहित्य का वह प्रकार जिसकी पृष्ठभूमि मध्यकालीन काल में होती है। द टाइप ऑफ फिक्शन whose setting is in the medieval period, often in a gloomy castle, replete with dungeons, subterranean passage, and used of ghost and mysteries is called। एक तो पृष्ठभूमि मध्यकालीन काल में होती है, जो प्रायः एक उदास महल में होती है, जो काल कोठरी भूमिगत मार्गों से भरा होता है तथा जिसमें भूत प्रेत और रहस्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गॉथिक नॉवेल। क्या कहते हैं? गॉथिक, GOTHIC, गॉथिक नॉवेल्स। 46वां, पिकारेस्क शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? PICARESQUE। पिकारेस्क शब्द की उत्पत्ति हुई स्पेनिश शब्द पिकारो से। स्पेनिश वर्ड पिकारो, PICARO, स्पेनिश शब्द पिकारो से हुई, PICARO, पिकारेस्क। 47वां क्वेश्चन है कि रोमांटिकवाद को पुनर्जागरण के रूप में किसने परिभाषित किया? हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द रिनेसां ऑफ वंडर। रोमांटिकवाद जो है, रोमांटिसिज्म को पुनर्जागरण का, आश्चर्य का पुनर्जागरण किसने परिभाषित किया? तो ये परिभाषित किया था थीडर वाट्स डंटन, DUNTON, डंटन, थीडरे, THEODRE, थीडरे वाट्स, WATTS, थीडरे वाट्स डंटन। तो थीडरे वाट्स डंटन साहब ने रोमांटिसिज्म को रिनेसा ऑफ वंडर कहा, आश्चर्य का पुनर्जागरण। 48वां क्वेश्चन है, किसने कहा रोमांटिकता सुंदरता में विचित्रता का समावेश है? रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। सुंदरता में विचित्रता का समावेश है, एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन। रोमांटिकता सुंदरता में विचित्रता का समावेश है, ये कहा है वाल्टर पैटर ने, WALTER, वाल्टर पैटर, PATER, वाल्टर पैटर ने कहा है कि रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। 49वां है, ये फ्रेज किसने कॉइन किया है? लिबरलिज्म इन लिटरेचर, साहित्य में उदारवाद, लिबरलिज्म इन लिटरेचर, LIBERALISM, लिबरलिज्म इन लिटरेचर। तो साहित्य में उदारवाद ये कहा है विक्टर ह्यूगो ने, VICTOR, विक्टर ह्यूगो, HUGO, विक्टर ह्यूगो साहब ने कहा है साहित्य में उदारवाद। और 50वां और इस भाग का अंतिम क्वेश्चन है कि सेंटिमेंटल मेलनकॉली, भावुक उदासी, एसोसिएटेड विद, सेंटिमेंटल, SENTIMENTAL, सेंटिमेंटल मेलनकॉली जो है, भावुक उदासी वाक्यांश किससे संबंधित है? थॉमस ग्रे से। किससे? थॉमस ग्रे से। तो 50वां क्वेश्चन ये हुआ, 85 तक रखिएगा। चलो 60 कर लेते हैं, 30 मिनट का तो वीडियो हो जाए। 51वां क्वेश्चन कह रहा है कि कथा साहित्य में भावनात्मक मनोविज्ञान वाक्यांश किससे संबंधित है? इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन। भावात्मक मनोविज्ञान, इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन, किसमें? कथानक में। तो कथा साहित्य में भावनात्मक मनोविज्ञान वाक्यांश किससे संबंधित है? रिचर्डसन से। रिचर्डसन साहब जो है इमोशनल साइकोलॉजी फिक्शन में लाए। और सेंटिमेंटल मेलनकॉली जो है वो किससे संबंधित है? वो थॉमस ग्रे से। भावुक उदासी जो होती है वो थॉमस ग्रे से। और कथा साहित्य में भावनात्मक मनोविज्ञान मतलब इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन, ये एसोसिएटेड है रिचर्डसन से। 52वां क्वेश्चन है, किसने कहा रोमांटिकतावाद ना तो विषय के चयन में और ना ही सटीक सत्य में बल्कि महसूस करने के तरीके में स्थित है? रोमांटिसिज्म इज प्रीसिजली, PRECISELY, प्रीसिजली सिचुएटेड नाइदर इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट
नॉर एग्जैक्ट ट्रूथ बट इन द वे ऑफ फीलिंग। रोमांटिकतावाद ना तो विषय के चयन में और ना ही सटीक सत्य में बल्कि महसूस करने के तरीके में स्थित है। सब्जेक्ट नॉर एग्जैक्ट ट्रूथ बट इन द वे ऑफ फीलिंग, महसूस करने के तरीके में स्थित है, ना ही सटीक सत्य में। सिचुएटेड नाइदर इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, ना ही विषय के चयन में और ना ही सटीक सत्य में। नॉर एग्जैक्ट ट्रूथ बट इन द वे ऑफ फीलिंग, बल्कि महसूस करने के तरीके में स्थित है। तो ये कहा है चार्ल्स बैडलेयर ने, BAUDELAIRE, चार्ल्स बैडलेयर ने ये कहा है रोमांटिकतावाद ना तो विषय के चयन में और ना ही सटीक सत्य में बल्कि महसूस करने के तरीके में स्थित है। 53वां क्वेश्चन है वेवरली नॉवेल्स इज एसोसिएटेड विद। वेवरली नॉवेल्स वाक्यांश किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका वाल्टर स्कॉट से, WALTER, वाल्टर स्कॉट, SCOTT, वाल्टर स्कॉट से संबंधित है वेवरली नॉवेल्स। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति शुरू थी 1789। 55वां है नेम द शेक्सपियरियन स्टेज एक्टर हु सक्सेसफुली प्लेड द रोल ऑफ साइलॉक एंड मैनी अदर्स इन हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ। उस शेक्सपियरियन मंच अभिनेता का नाम बताइए जिसने हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ आदि में साइलॉक और कई अन्य भूमिका सफलतापूर्वक निभाई। तो वो थे एडमंड कीन। एडमंड कीन। नेम द शेक्सपियरियन स्टेज एक्टर हु सक्सेसफुली प्लेड, शेक्सपियरियन स्टेज एक्टर का नाम बताओ जिसने साइलॉक का और कई हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो में, मैकबेथ में भूमिका। तो वो एक्टर था ना तो लियो टॉलस्टॉय थे, ना डियो सेफर्ड थे, ना डम कॉलेस्कर थे, वो एडमंड कीन जी थे। कौन था? एडमंड कीन जी थे, एडमंड कीन साहब थे। 56वां है कैक्सटन प्रेस की स्थापना हुई थी, CAXTON, कैक्सटन प्रेस की स्थापना हुई थी 1476 में। कब हुई थी? 1476 में। 57वां क्वेश्चन है फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाई कैक्सटन प्रेस। फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश कैक्सटन प्रेस, वो कब हुई थी? हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, पहली कैक्सटन प्रेस द्वारा अंग्रेजी में छपी पहली पुस्तक थी। फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाई कैक्सटन प्रेस, वो थी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। कौन थी? ट्रॉय का इतिहास, TROY। 58वां है किसने ये बात कही? सच्ची बुद्धि वह है जो अक्सर सोचा जाता है लेकिन कभी इतनी अच्छी तरह से व्यक्त नहीं किया जाता है। ट्रू विट इज व्हाट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। सच्ची बुद्धि वह है जो अक्सर सोचा जाता है लेकिन कभी इतनी अच्छी तरह से व्यक्त नहीं किया जाता है। तो ये पोप साहब ने लिखा है। ट्रू विट इज व्हाट ऑफ वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, पोप साहब ने कहा है। 59वां क्वेश्चन है डॉक्टर जॉनसन। 59वां क्वेश्चन है डॉक्टर जॉनसन अंग्रेजी आलोचना का होम डिड जॉक्सर कॉन्सिडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, आलोचना का जनक कहा जाता है। डॉक्टर जॉनसन अंग्रेजी आलोचना के जनक मानते हैं। तो किसको डॉक्टर जॉनसन अंग्रेजी आलोचना का जनक मानते हैं? वो जॉन ड्राइडेन साहब को मानते हैं। किसको मानते हैं डॉक्टर जॉनसन साहब अंग्रेजी आलोचना का जनक? जॉन ड्राइडेन साहब का। और 60वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कैडमन और साइनवल्फ, CAEDMON, कैडमन और साइनवल्फ, CYNEWULF। साइनवल्फ जो है, साइनवल्फ हैं विक्टोरियन कवि। तो बिल्कुल सही है, विक्टोरियन कवि नहीं है, ये हैं एंग्लो सैक्सन कवि हैं। कौन कवि हैं? एंग्लो सैक्सन कवि हैं, कैडमन और साइनवल्फ, CYNEWULF। साइनवल्फ और कैडमन जो हैं ये एंग्लो सैक्सन कवि हैं। तो इस तरीके से ये 34 तक हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग।